वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या मेन फीचर्स है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ सोशियोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब इमर्ज हुआ था तो यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या योगदान था, वो सोसाइटी के बारे में क्या क्या चीज़ें बताता है। और हम सोशियोलॉजी में फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से वो चेंजेस थे जो हमारे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एस्टैब्लिश होने में हमें मदद करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं हम थोड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जाने बगैर हम बाकी सारी चीज़ों को समझ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत सारे अलग अलग बुक में डिफरेंट तरीके का लिखा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1789। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम शुरुआत देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा हिस्टोरिकल घटना थी जहां पर पॉलिटिकली बहुत सारे चीज़ें बदलती थी। हम अगर पुराने ज़माने की बातें करें, पुराने ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें रिलीजन के द्वारा गाइडेड होती थी। जो भी प्रीस्ट्स या फिर प्रॉफिट्स जो भी चीज़ें बताते थे, जो भी भगवान के रखवाले जिस तरीके से सोसाइटी को हमें डिस्क्राइब करते थे, उसी तौर तरीके से चीज़ें चलती थी। और वहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी था वो था राजा का, यानी कि किंग वहाँ पर रूल करता था और किंग का वर्ड ही लास्ट वर्ड होता था, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन हमें एक डिवाइन राइट प्रोवाइड करता है किंग को। यहाँ पर रिलीजन हमें बताता है कि जो किंग होता है उसके पास डिवाइन पावर है, भगवान उसको भेजा है बाकी सारे लोगों के ऊपर रूल करने के लिए। तो इस तरीके का जो विचारधारा था वो हम पुराने ज़माने में देखते हैं। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ों को चैलेंज करता है। इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में जो बदलाव हम आजकल देखते हैं, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर देखते हैं या फिर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, इंडिविजुअल राइट की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही उभर कर आई थी। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1789 में यहाँ पर बहुत सारे फ्रांस में घटनाएं घटती है, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हम देखते हैं, उसके वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो फ्रेंच सिटीजन थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरनी पड़ रही थी। यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा था, खास करके जो निचले वर्ग के लोग थे, जो पीजेंट क्लास के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था, उनके ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया गया था। तो इसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो निचले वर्ग के लोग यहाँ पर अपना जो पावर है, जो लोगों का एकता का पावर है, वो दिखा रहे थे पहली बार। इससे पहले किसी भी जगह में इतने बड़े पैमाने में लोग विद्रोह नहीं करते हैं, रिवॉल्ट नहीं करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके वजह से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे मोनार्किकल सिस्टम और फॉर्डल सिस्टम को चैलेंज करता है और इसको चैलेंज करके बदलने की कोशिश करता है, और बहुत हद तक ये कामयाब भी होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है। इनमें से हम देखते हैं फ्रेंच में जो भी सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई थी 1789 के आसपास, जो उस वक्त का राजा किंग लुइस 16 थे, वो उस टाइम पर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रहे थे इसके विरोध में जाकर लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को तो मिल रही थी, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये हमें हेल्प करता है हमारा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसको शेप करने में। यहाँ पर जो पावर है, पावर पहले सिर्फ राजा के पास होता था, लेकिन ये जो पावर है ये लोगों के पास भी है। लोग अगर एक हो जाए तो वो अपना पावर दिखा सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो पहली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही उभर कर आया था। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मेजर प्रॉब्लम थी वहाँ पर। अगर हम बात करें हमारे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के व्यू से, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। फ्रांस में
हमें तीन तरीके का लोग दिखाई देते हैं, यानी कि कोई जो लोग हैं फ्रांस में उस वक्त पर, फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले जो सोसाइटी था वहां पर हमें तीन तरीके के लोग दिखाई देते थे, यानी कि तीन क्लासेस की हम बात कर सकते हैं। एक है क्लर्जी, दूसरा है नोबेलिटी और तीसरा है कॉमनर्स। जो क्लर्जी होता है वो बेसिकली डायरेक्टली भगवान से जुड़ा हुआ होते थे, जैसे बिशॉप्स, प्रीस्ट, ये सारे जो लोग थे वो भगवान के द्वारा डायरेक्टली उनके बात लोगों तक पहुंचाते थे, यानी कि वो भगवान के सबसे करीबी लोग थे, क्लर्जी लोग। फिर हम देखते हैं नोबेलिटी, जो सेकंड क्लास है। नोबेलिटी लोग बेसिकली यहाँ पर जो राजा महाराजा होते थे उनके सबसे करीबी लोग होते थे। यहाँ पर जो राजा के कोर्ट में काम करने वाले लोग या फिर आर्मी ऑफिसर, आर्मी लीडर्स, ये सारे लोग नोबेलिटी में आते थे। और जो थर्ड कैटेगरी या फिर जिसको हम थर्ड स्टेट कहते हैं वो है कॉमनर्स, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन पीपल है उनकी बात की जाती है। और ये जो कॉमन पीपल है ये लोग संख्या में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी ये क्लर्जी और नोबिलिटी ये सुपीरियर पावर इनके पास होता था, पॉलिटिकल राइट भी इसी के पास होता था। और ऑपोजिट में जो कॉमनर्स थे उनको हाई टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, और इनके जो टैक्सेस है, इनके टैक्सेस के मदद से ही क्लर्जी और नोबेलिटी अपना शौक पूरा करते थे, या फिर वो लोग एक आलीशान जिंदगी बिताते थे। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर था इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ये जो बेस है इसी को बदलने की ज़रूरत थी। तो यही जो सिस्टम है 1789 के आसपास वहाँ पर फ्रांस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, खास करके वार के वजह से जो फ्रांस था उस वक्त का वो टैक्सेस में बहुत ज़्यादा धंस गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्जे बढ़ गए थे, और जो लोग हैं लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। वहाँ पर लोग जो है उनके पास पैसा नहीं था, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। यहाँ पर जो फेमाइन्स थी वो भी कॉन्सिक्वेंटली हो रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखी जा रही थी। वो सारे चीज़ों के वजह से ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, सोशल स्ट्रक्चर हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, इसके वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो। ये जो पिक्चर है इस तरीके का पिक्चर के द्वारा उस वक्त के लोग वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को दर्शा रहे थे। यहाँ पर जो एक इंसान है वो कॉमनर्स है, यानी कि कॉमनर पीपल को दर्शाता है, और इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो नोबेलिटी और क्लर्जी लोगों कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि वो लोग इनके ऊपर बैठकर इनके टैक्सेस से वो लोग चल रहे हैं। जो ऊपर के दो लोग होते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उनको लगभग टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, और जो थर्ड स्टेट है वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। और लेकिन जो ये थर्ड स्टेट के लोग हैं उनका पॉपुलेशन 98% था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी है। तो ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी है इसके वजह से ही, इसको ख़त्म करने के लिए ही लोग रिवॉल्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी पॉलिसीज लाया जा रहा था किंग के द्वारा, उनके खिलाफ जाकर लोग बगावत कर रहे थे। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसका हम कुछ मेन की फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मेन की फीचर की बात करें तो यहाँ पर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही थी। यहाँ पर हम पहले फॉर्डलिज्म, मोनार्की, ये सारी चीज़ें देखते हैं, जहाँ पर क्लर्जी और नोबिलिटी जो ग्रुप्स के लोग हैं वो बहुत ही प्रिविलेज सेक्शन के लोग थे, वो लोग बहुत सारे सुविधाएं पा रही थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जा रहा था। ये सारे चीज़ों को ख़त्म करने की बातें की जा रही थी। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर जो लोग हैं इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर जोर दिया जाता था, हर किसी को इक्वल हक मिले इसके बारे में भी बात किया जाता था, और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चले इस तरीके के चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाता था। यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात है वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त पर देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की है इसको खत्म करने की बात की जाती है, और जो डिवाइन राइट ऑफ किंग की एक बात थी कि
राजा को भगवान ने भेजा है, उसके पास सारे राइट्स होंगे, ये जो चीजें हैं इसको क्वेश्चन किया जा रहा था, इसको चैलेंज किया जा रहा था। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, वो सारे चीजों को लोग यहाँ पर चैलेंज कर रहे थे। अब यहाँ पर चैलेंज करने का कारण क्या था या फिर इसका बेस लोगों को कहाँ से मिला है, यहाँ पर हम बहुत सारे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस भी देखते हैं। हमने पिछले क्लास में एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनलाइटनमेंट के वजह से लोग बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट एस्टैब्लिश कर रहे थे, बहुत सारे आइडियाज लोग दे रहे थे। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है वो हमें दिखाई देता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी। यहाँ पर जो एनलाइटनमेंट पीरियड में जो रोसो, वोल्टायर, मॉन्टेस्की, ये सारे जो थिंकर्स थे, वो जिस तरीके का सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट, रीजनिंग कैपेसिटी का यूज करना, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये सारे चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारे लोगों का इन्फ्लुएंस वहाँ पर दिखाई देता है और लोग यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं फोकस ऑन सोशल चेंज। वहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, इसको चैलेंज किया जा रहा था। वहाँ पर सोशल चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। यहाँ पर जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ने की लोग कोशिश कर रहे थे और पावर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो स्ट्रक्चर या फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हायरार्किकल एक सिस्टम, ये सारी चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा था और सोशल चेंज के ऊपर लोग फोकस कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो की फीचर्स है इसको आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। अब हम देखते हैं रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं, तो ये सारे चेंजेस के वजह से हमारे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होने में क्या क्या रीजंस, क्या क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने अभी बात की है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है यहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात होती है और जो भी फॉडल स्ट्रक्चर या फिर मोनार्किकल स्ट्रक्चर है इसको ओवरथ्रो करके एक नए तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। तो इस वक्त पर हम देखते हैं एंड ऑफ फॉडलिज्म। जो फॉडलिज्म का सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और जो सोसाइटी पहले क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स में डिवाइड था, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था और कॉमनर्स जो है वो अपना पावर गेन कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं और ये सारे चेंजेस को समझने के लिए एक ऐसा डिसिप्लिन की ज़रूरत है जो हमारे सोसाइटी और सोसाइटी के स्ट्रक्चर, उसके चेंजेस को पढ़ पाए। तो इस वजह से धीरे धीरे लोग ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में एक मेन टॉपिक था। बाद में जाकर ये सारे जो चीज़ें, घटनाएं घटी है, उसको सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन डिटेल पढ़ा गया है। यहाँ पर बहुत सारे हम डेमोक्रेटिक आइडियाज़ भी देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंडिविजुअल राइट के बारे में बात की गई है, डिवाइन राइट ऑफ किंग को चैलेंज किया गया है। इस तरीके का बहुत सारे चीज़ें हम देखते हैं। खास करके पॉलिटिकल सिनारियो में बहुत सारे चेंजेस, गवर्नेंस का जो रोल है, फिर पावर स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव देखते हैं और ये सारे जो बदलाव है वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। सोसाइटी में हम बेसिकली जो सोशल चेंज होता है उसको ही इन डेप्थ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी चेंजेस आई थी, जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आए थे, वो हमारे सोशियोलॉजी का स्टडी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। सोशियोलॉजी लगभग उसी के इर्द गिर्द पहले स्टार्टिंग में घूमता था। फिर हम देखते हैं क्लास रिलेशंस। क्लास रिलेशंस पहले अलग तरीके के थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो क्लास स्ट्रगल है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जो ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्लास स्ट्रगल हो रही थी। यहाँ पर जो बोर्ग्यूसी यानी कि जो बोर्जुआ है उनके पास पावर आ रही थी, यानी कि जो भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उनके पास धीरे धीरे थोड़ा बहुत पावर आ रहा था, मिडिल क्लास के पास भी थोड़ा बहुत पावर आ रहा था। तो ये जो क्लास स्ट्रक्चर है इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा था। तो ये सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हम डेवलप होते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी देखते हैं, जैसे रोसो, मॉन्टेस्की, वोल्टायर जैसे जो थिंकर है वो अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनका रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, सोशल
कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी। यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अब साइंटिफिक तौर तरीकों से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, अपना रीजनिंग कैपेसिटी यूज करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम सोशियोलॉजी में साइंटिफिक तौर तरीकों से सोसाइटी के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं थीमेटिक कॉन्सर्न। जो सोशियोलॉजी है वो अलग अलग थीम्स को स्टडी करते हैं। जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारे चीज़ों को यहाँ पर स्टडी की जाती है, जैसे कि सोशल चेंज, इनइक्वलिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ों को हमारे सोशियोलॉजी में इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। जो भी ये सारी चीज़ें जो है वो पहली बार आ रही थी हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से। तो इस वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम जो भी चेंजेस देख रहे थे, जो भी थीम्स वहाँ पर हो रही थी, जो भी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें हमारे सोशियोलॉजी का स्टडी का हिस्सा बन पा रही थी। फिर हम देखते हैं फोकस ऑन सोशल ऑर्डर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो सोशल ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं। सोशल ऑर्डर में चेंजेस आती है और बहुत सारे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे बाद में आए थे, वो सारे इसी सोशल ऑर्डर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीज़ें बदल रही है और आगे जाकर किस तरीके से बदल सकती है, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था। खास करके जो ऑगस्ट कॉम्ट जो थिंकर थे वो सोशियोलॉजी को एक नेचुरल साइंस के तौर तरीकों से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। जो सोसाइटी में रैपिड चेंज हो रहा था इसको वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर सोशल ऑर्डर का जो स्टडी है वो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से एस्टैब्लिश्ड होते हुए देखते हैं, वहाँ से ही डेवलप होते हुए ये सारे आइडियाज़ देखते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हमारा जो सोशल चेंज है वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हम बहुत सारे सोशल चेंजेस देखते हैं जो हम बाद में जाकर सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश्ड होने में फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे जो बदलाव आए थे वो हमारे सोशियोलॉजी का स्टडी का मुख्य विषय था। यहाँ पर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका मेन एम था। तो ये सारी चीज़ों के वजह से हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग फेजेस जिम्मेदार है, जिनमें से हम रेनेसा, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस तरीके का अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग फेजेस देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में एनलाइटनमेंट और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है इसको समझने की कोशिश की थी। आज हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है इसको हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और सोशियोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लासेस है ये क्लासेस बीए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर बीए सोशियोलॉजी में आपके अगर सिलेबस में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूडेड है तो यहाँ पर आपको डिटेल में सारे जो रिवोल्यूशन है इसको कवर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्लासेस को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ये क्लास अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वापस से क्लास को स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएगी। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।